सेकंड रीजन आ गई, जो हमारे पास ज्यादातर स्ट्रेट लाइन पाथ मिल रहे हैं, वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि न्यूक्लियस का साइज बहुत ही स्मॉल है। क्योंकि न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता तो स्ट्रेट मूव ही ना कर सकते, न्यूक्लियस में पास ही ना कर सकते, न्यूक्लियस बड़ा होता वापस बाउंस बैक होते जाता। ठीक है, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइंस मोशन ऑफ greater strength of alpha particles signify that mass of nucleus sorry गलत लिख दिया, size of nucleus is very small। ठीक है, और जो बाउंस बैक हो रहे हैं अल्फा पार्टिकल, वो इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारे पास मैसिव न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड एन एटम। ठीक है, some alpha particles bounce back provide evidence that mass of nucleus या गोल्ड न्यूक्लियस कह लो is much greater than alpha particles। अच्छा, अब एमसीक्यू आना है, उसमें तीन चीजें रखनी है। क्या? न्यूक्लियस का साइज स्मॉल है, न्यूक्लियस का मास बहुत ज्यादा है, न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव, इससे है ही नहीं। ठीक है, इसके अलावा बेटे ये है डिस्क्राइब हाउ द स्कैटरिंग तो हुई है। ठीक है, प्रोवाइड एविडेंस वेरी स्मॉल साइज सराउंडेड बाय एम्प्टी स्पेसेस वही है। ठीक है, मैं इसको कवर कर देता हूँ। अ न्यूक्लियस containing most of the mass, nucleus is positively charged। IGCSE का भी और सेम इज ट्रू विद 50544। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिखने फर्दर सराउंडेड बाय एम्प्टी स्पेसेस। अच्छा, एम्प्टी स्पेसेस का मतलब क्या हो गया बेटे? हमारे पास कवर करना चाहिए था मेरे यहाँ पे। अच्छा, ये हाँ किया हुआ कल। ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया ना, ये सेकंड ऑर्बिट हो गया बेटे। दो ऑर्बिट में ये जो स्पेस होती है यहाँ वैक्यूम होता है। अब ये पॉजिटिव न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट में, यहाँ पे भी क्या है? स्पेस है, वैक्यूम है। यहाँ पे भी क्या है? वैक्यूम है। तो ये वैक्यूएटेड होती है, वैक्यूम होता है कोई। वैक्यूम ऐसा मतलब कोई स्टेट ऑफ मैटर नहीं होती। और अच्छा, ये कवर हो गया। अब नेक्स्ट लर्निंग आउटकम पे आते हैं बेटे। इसकी कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस मैंने एटम में कवर कर दी थी बेटे ऊपर सबसे पहले। कंपोजिशन ऑफ एटम वही कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस भी है कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, न्यूक्लियस कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रिलेटिव चार्ज ऑन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्लस सी जीरो एंड नेगेटिव इसके अंदर। डिफाइन टर्म प्रोटॉन नंबर न्यूक्लियन नंबर, ये चीजें आ। ठीक है, चलिए कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस स्टार्ट कर देता हूँ जल्दी से। कंपोजिशन ऑफ अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे अगर हम देखें चार्ज क्या होता है, ठीक है, वो पॉजिटिव होता है बेटे। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस में जो चीज जिससे मिलके बनी होती है उनको हम कह रहे होते हैं न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, particles within the nucleus are nucleons। what this is the particles inside the nucleus, उनको न्यूक्लियॉन्स कह रहे होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं? हमारे पास एक हो गया बेटे प्रोटॉन। प्रोटॉन किससे मिलके बनता है वो नहीं करना हमने, वो नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, क्वार्क्स होते हैं प्रोटॉन। अभी तो हम ये पढ़ रहे हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन दे आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। बेटे फंडामेंटल सिर्फ इलेक्ट्रॉन अभी,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी फर्दर पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, उन पार्टिकल को हम फंडामेंटल कह रहे होते हैं, दे आर क्वार्क्स एक्चुअली, ठीक। एंड सेकंड इज न्यूट्रॉन हो गया। अब न्यूट्रॉन, इस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है बेटे। न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? न्यूट्रल है, नो चार्ज, ठीक है, नो चार्ज। अब इसी के हम फर्दर आगे के हमारे पास जो डिफरेंट टर्म्स यूज होती हैं, प्रोटॉन नंबर किसे कह रहे होते हैं, न्यूट्रॉन नंबर किसे कह रहे होते हैं, आइसोटोप किसे कह रहे होते हैं, वो चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो हमारे पास टर्म पहली आगे बेटे, दिस इज द प्रोटॉन नंबर या फिर चार्ज नंबर। प्रोटॉन नंबर हम कह रहे हैं बेटा, हमारे पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, से प्रोटॉन नंबर कहते हैं, ठीक है। इसको हम डिफाइन किस तरह करेंगे? दिस रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। सिंबल इसके लिए लिखते हैं, दिस इज रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल जी या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं बेटे इसको। सेकंड नेक्स्ट आ गया, दिस इज द मास नंबर, इसको हम न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। अब ये क्या होता है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। यानी न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं, न्यूक्लियन वही होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। इसका जो सिंबल होता है हमारे पास, दिस इज रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं बेटे इसको। हमारे पास फॉर्मूला इसका क्या होता है? दिस इज ए इक्वल्स टू जी प्लस एन। जी तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए बेटे, और एन क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए, ठीक है। उसके बाद आगे नेक्स्ट इज न्यूक्लियाइड नोटेशन, या न्यूक्लियाइड किसे कहते हैं? नोटेशन तो बाद में है। न्यूक्लियाइड बेटा, आप केमिस्ट्री में जो वर्ड बोलते हैं एलिमेंट का, ठीक है, उसे ही हम बेसिकली न्यूक्लियाइड कहते हैं। एक एटम कह तो, एक एलिमेंट कह लो, विच इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स चार्ज एंड मास नंबर, दैट इज न्यूक्लियाइड, ठीक है। एन एटम भी कह सकते हो बेटे, वो भी ठीक है। एन एलिमेंट भी, एलिमेंट जो नॉर्मली वर्ड यूज कर रहे होते हैं, एन एलिमेंट कह लो विच इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स चार्ज नंबर एंड mass number. An element which is identified with charge and mass number is nuclide. अब न्यूक्लियाइड की नोटेशन क्या होती है बेटा? इसकी न्यूक्लियाइड ये नोटेशन होती है, ये हमारे पास सिंबल लिखते हो, यहाँ पे सिंबल होता है एलिमेंट का, ठीक है। ऊपर हमारे पास क्या होता है? दिस इज मास नंबर लिखते हो, और नीचे उसका चार्ज नंबर होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास दैट इज, अगर हम लिखते हैं एक्स, कोई भी एलिमेंट ले लिया बेटे मैंने, ऊपर उसका मास नंबर हो गया, नीचे चार्ज नंबर हो गया। एग्जाम्पल अगर हम उसकी कंसिडर करें, डिफरेंट एग्जाम्पल्स को याद नहीं करना किस चीज का कितना चार्ज होता है, कितना मास, तो हमारे सिलेबस में वो नहीं है। ऑक्सीजन अगर लेते हो बेटे, हमारे पास 8 16 लेते हो, कार्बन 6 12 होता है, नाइट्रोजन 7 14 होता है, हीलियम 2 4 होता है, यूरेनियम 92 235 हो गए, ठीक है। और इसी नोटेशन को यूज करके हम नंबर ऑफ प्रोटॉन वगैरह भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पे आइसोटोप। आइसो बेटे आप कहते हो कांस्टेंट को, आइसोमर्स, आइसोटोन्स, ठीक है, आइसोबार्स, आइसोटोर्स। तो आइसो हम कह रहे होते हैं कांस्टेंट को, मीनिंग अगर देखते हो ना, आइसो हम कहते ही कांस्टेंट को हो, जो चीज कांस्टेंट है, कांस्टेंट मीन जो चीज सेम है। और टोप का वर्ड जो है ग्रीक में, ये कहते हैं हमारे पास प्रोटॉन को,
दो प्रोटॉन को कैरी होती है। तो इसका मतलब है ऐसे न्यूक्लियाइड हैविंग सेम नंबर ऑफ चार्ज नंबर बट डिफरेंट नंबर ऑफ मास नंबर डिफरेंट अगर होगा तो क्या होगा, इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दे आर डिफरेंट एक्चुअली। तो हमारे पास हम लिख सकते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग same number of protons but different number of neutrons। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। एग्जांपल इसके अगर हम लिखते हैं तो हाइड्रोजन के जो हैं 3 आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स। ठीक है, और आइसोटोप्स को हम आइडेंटिफाई करें, उनका नाम वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है हमें, केमिस्ट्री में शायद पढ़ते हैं आप लोग, लेकिन यहाँ नहीं याद करने की जरूरत। सो दिस इज द आइसोटोप। ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यहाँ पे लिख दिया हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो हमारे पास बेटा फर्स्ट नोटेशन जो है दिस इज सिंबल, तो हाइड्रोजन का यही होता है बेटे, ये 1H1 पहला हो गया बेटे, सेकंड इज 1H2 हो गया, तीसरा 1H3 हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसके अंदर, सारों के अंदर बेटा 1 प्रोटॉन है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ये होता है ना, ये भी देखो 1 है, ये भी 1 है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखें तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 0 है। क्यों, न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला कैसे लिखा था, A = G+N। अब A भी 1 है, G भी 1, तो N किसके बराबर हो जाएगा पहले केस में, दिस इज 0, तो इसमें कोई नहीं है प्रोटॉन, दूसरी न्यूट्रॉन। इसमें क्या होगा, दिस इफ आई राइट 2 हियर, ये 1 है, ये N है, तो N की वैल्यू किसके बराबर आ गई, दिस विल बी 1, एक है। दिस इज 3 है, दिस इज 1, इफ आई राइट 3, ये 1 है बेटे, N की वैल्यू देखती हो तो N की वैल्यू फर्दर 2 हो जाएगी। ठीक है, तो आइसोटोप्स वगैरह हमारे पास ये छोटी छोटी डेफिनेशन है जिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चार्ज नंबर, मास नंबर क्या है, न्यूक्लियाइड क्या है, आइसोटोप क्या है। ठीक, अब आते हैं उसके बाद रेडियोएक्टिव डिके सीरीज पे। इसका मतलब हमारे पास ये मैंने सारा डिफाइन कर दिया, पहले इसमें बताया। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस पहला गया, डिस्क्राइब हाउ एटम फ्रॉम पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ये पता होता है क्योंकि बेसिकली पहले हम लेक्चर में ये चीज कर चुके होते हैं। डिफाइन द टर्म प्रोटॉन नंबर, एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियन नंबर, मास नंबर, and be able to calculate the number of neutrons. ठीक है, explain the term nuclide and use the term this one. Explain what is meant by isotope and state that an element may have more than one isotope होती है। ठीक, वही चीज बेटा यहाँ पे होगी। फिर define the term atomic number, nucleon number हो गए सारे, calculate the number of neutron, use the notation, ये वाली nuclide notation जो है, explain what is meant by isotope and state that an element may have more than isotope। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट पे आ गया, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन एज स्प्लिटिंग एज जॉइनिंग द न्यूक्लियर। ये हमने करना है, कैम्ब्रिज को उसका वो लेवल का लहजा है आपका, लेकिन हो जाएगा सारा। नो दैट रिलेशनशिप बिटवीन प्रोटॉन्स, प्रोटॉन नंबर एंड द रिलेटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। रिलेशन बिटवीन द प्रोटॉन नंबर एंड रिलेटिव चार्ज, A = G+N। अगर प्रोटॉन नंबर हमारे पास जितने ज्यादा होंगे उतना चार्ज उसमें क्या होगा, न्यूक्लियस पे ज्यादा होता है। ठीक है, नो दैट न्यूक्लियन नंबर एंड द रिलेटिव मास, जितने न्यूक्लियन नंबर ज्यादा आते जा रहे हैं इसका मास भी ज्यादा होता है। इसको थोड़ा सा कवर करने आईजीसीएससी का है नोट की फॉर्म में, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
in it, ठीक है। Second is mass of nucleus depends upon the number of nucleons, ठीक है। न्यूक्लियन नंबर है ना, ठीक है, उस पर डिपेंडेंट है। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस mass number in it, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन, which of these isotopes has a greater mass, ठीक है। ए हो गया बेटा, दिस इज 1H1, बी में हो गया 1H2, सी में हो गया 1H3, ठीक है। और चलें इसी के ऐसे हाइड्रोजन के लिए तो सबसे मैस किसका ज्यादा होगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियन जिसके अंदर सबसे ज्यादा होंगे उसका ज्यादा होगा, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा? दिस इज सी। चार्ज किसका ज्यादा होगा बेटा इसमें से, इन आइसोटोप में से? चार्ज आइसोटोप्स का हमेशा सेम होता है। एक्सीलेंट। थर्ड इज चार्ज ऑन ऑल आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट रिमेन सेम होता है या इक्वल होता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर एक और है, उसने क्या, कैलकुलेट द टोटल चार्ज mass of following nucleus या following nucleons, if mass of a proton जो है ये दे दिया गया बेटे MP से, ये वैल्यू 1.67 टाइम 10⁻⁻27 kg ऑफ आ न्यूक्लियन लिखना चाहिए बेटे मुझे। ये होता है 1.66, ये 7 को काटना है आपको। 1.66 टाइम 10⁻⁻27 चार्ज ऑन अ प्रोटॉन, ठीक है। इसको ई से रिप्रेजेंट कर लें, ई पी से, ये होता है 1.60 टाइम 10⁻⁻19 कूलम। अब वो फॉलोइंग न्यूक्लियंस कौन से हैं बेसिकली, इन पे चार्ज देखना है आपने बेटे। ए हो गया पहले हीलियम 24, और दूसरा हम देखते हैं दिस इज यूरेनियम, यूरेनियम पर ज्यादा ही हो जाएगा हमारे पास, कार्बन 612। अब इसका चार्ज भी देखना है, इसका मैस भी देखना है बेटे हमें, ठीक है। चार्ज कितना आता है और मैस नंबर कितना आता है, दोनों चीजों को कवर करना है। तो मैं अगर इसको इसने कर लें यार, दिस इज न्यूक्लियाइड हो गया। उसके अंदर बताना है आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, बताना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है। मैस कितना है और चार्ज कितना है, ठीक है। चार्ज भी हमारे पास कूलम में आ जाएगा, मैस केजी में आ जाएगा। सो फर्स्ट वन इज दिस हीलियम एंड सेकंड वन इज दिस कार्बन। अब इसमें हमारे पास देखते हैं, हाँ जी बेटे, ए लेवल के क्वेश्चन देते तो बड़ा जबरदस्त आना सवाल वो अपने वो रिलेटिव है, करना तो है। हाँ, ये कह रही कि सर ओ लेवल में आईजी, मैंने बेटे क्या लिखा हुआ है, ये नोट 3 चीजें क्वेश्चन भी आईजीसीएसई का करा, ठीक।
ये ओ लेवल में नहीं है में, ठीक है। अब खत्म हो गया, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लूंगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बेटे, इतना हिस्सा तो बेटे ओ लेवल में भी है ना। प्रोटॉन्स कितने हैं हमारे पास, दे आर 2। न्यूट्रॉन्स कितने हैं, न्यूक्लियॉन्स लिखना चाहिए था, एक मिनट, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स दे आर एक्चुअली 4 हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, दे आर एक्चुअली 6। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, दे आर 12। बेटे 6 ये हो गया, ये मैं 12 लिख रहा हूँ, न्यूक्लियॉन्स मैथ नंबर, ठीक है ना। अच्छा, अब बेटे हमारे पास मैंने अगर मैथ मेजर करना है इसका, तो हमारे पास ये 4 न्यूक्लियॉन्स है ना, 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे इस वैल्यू के साथ, इस वैल्यू के साथ, ठीक है। तो ये 4 हो गया, 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.66 टाइम 10⁻⁻27 के साथ। 6 4 द 24, 6 या 6 4 24, 25 26 27 28, 6.64 टाइम 10⁻⁻27 आ गया। चार्ज के लिए किसको देखना है, इसको, कितने हैं, 2 प्रोटॉन है, 2, और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, दैट इज प्रोवाइडेड टू अस। याद नहीं करना इस वैल्यू को, ये वैल्यू गिवन होगी 1.60 टाइम्स 10⁻⁻19। तो ये दिस फर्दर इक्वल टू 3.20 टाइम्स 10⁻⁻19, ठीक है। ग्रेट। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमने, अगर ये दिया 6 है तो मैथ 6 तो 4 नंबर है, मैथ न्यूक्लियन नंबर 12 है। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, 12 को मल्टीप्लाई कर देना है with 1.66 which is the average mass of a nucleon। तो जो भी आंसर आ जाएगा, और मास नंबर के लिए 6 को मल्टीप्लाई कर देना है 1.60 टाइम्स 10⁻⁻19 से। तो हो जाएगा, ये 0 हो गया, 6 6 36 हो गया, 3 क्या रहेगा, 7 8 9, 9.60 टाइम्स 10⁻⁻19, और इसका आंसर हमें बता दिया 1.999 टाइम्स 10⁻⁻26। ठीक हो गया। तो बेटे इतना ये चैप्टर कवर हो गया। अब इसके क्वेश्चन में इकट्ठे ही कराऊंगा, ये चैप्टर कवर हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं हमारे पास, विच इज ऑफ रेडियो एक्टिविटी का। पहले 5.2 लर्निंग आउटकम क्लास में, फिर 5.1 पे आ जाऊंगा। सो नेक्स्ट वी बेटे कम टू नेक्स्ट चैप्टर विच इज रेडियो एक्टिविटी। इसके अंदर हमारे पास वो पीएन फ्यूजन रिएक्शन वो भी सारे आने हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर भी आना है इसी के अंदर। तो पहले देखते हैं रेडियो एक्टिविटी होती क्या है। बेटे रेडियो एक्टिविटी थोड़ा सा इस तरह समझो कि जिस तरह हमारे पास कोई भी रोज पेट्रोल रूम के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। अब रोज पेट्रोल में से हमारे पास फ्रेगनेंट पार्टिकल्स क्या निकलते जा रहे हैं। अब फ्रेगनेंट पार्टिकल आपने निकाले, वो ऑटोमेटिकली एक प्रोसेस के थ्रू निकल रहे हैं। वो जो एमिशन हो रहा है फ्रेगनेंट पार्टिकल का फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाइड, उसको हम कहेंगे हमारे पास दैट इज रेडियो एक्टिविटी। अब अनस्टेबल न्यूक्लियाइड कौन से होते हैं, अनस्टेबल न्यूक्लियाइड बेटा उनको कहते हो जो कि हमारे पास, जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन समझो थोड़े से ज्यादा होते हैं। तो ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर आप प्रोटॉन अगर ज्यादा कर लिए हैं, ये सपोज न्यूक्लियस है, प्रोटॉन बहुत ज्यादा है, प्रोटॉन बहुत ज्यादा, न्यूक्लियस पे प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है। लाइक चार्जेस तो रिपेल करते हैं, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, तो ये हमारे पास रिपेल करके निकलने की करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूट्रल है, तो जब उसको हिट करते हैं न्यूक्लियस भी टूट जाता है बेटे। तो न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल निकलते हैं समझो कि वो अल्फा है, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकलते हैं समझो वो बीटा पार्टिकल एट दिस लेवल, ठीक है। तो ये पार्टिकल निकलते ही निकल क्यों, इसका हमारे पास जो न्यूक्लियस था वो अनस्टेबल था। हमेशा कोई भी अनस्टेबल चीज है वो डिके करती है, क्यों डिके करती है, ताकि स्टेबिलिटी जोन में जा सके। स्टेबल चीज कभी भी डिके नहीं करती, हमेशा अनस्टेबल चीज जो होगी वही डिके करेगी। तो ऐसे न्यूक्लियाइड जो कि अनस्टेबल होते हैं, उनमें से कुछ एमिशंस निकल रही होती हैं, और एमिशन इसलिए निकलती हैं ताकि न्यूक्लियस को स्टेबल कर सकें, ठीक है। तो उन इस सारे प्रोसेस को आप कह रहे होते हो रेडियो एक्टिविटी है। तो ये स्पॉन्टेनियस और रैंडम प्रोसेस का, स्पॉन्टेनियस का मतलब एकदम निकलना, जो किसी और चीज पे डिपेंडेंट ना हो। किसी और चीज पे डिपेंडेंट ना होने का मतलब ये है कि हमारे पास सपोज अगर मैंने कोई भी रेडियो एक्टिव सोर्स किसी न्यूक्लियर के अंदर रख दिया है, ये रेडियो एक्टिव सोर्स है, और इस साइडों पे मैंने यहाँ पे डिटेक्टर लगाए हुए थे, फोटोग्राफ फिल्म, तो हम ये देखते हैं यहाँ पे हमें डॉट डॉट्स मिलते हैं हर जगह। अब इस रेडियो एक्टिव सोर्स का पहले टेम्परेचर क्या था, 25 डिग्री सेंटीग्रेड था।
ठीक है, तो हमने ये देखा कितने पार्टिकल इसकी साइडों पे जाके हिट करते हैं, जो हिट करता है वो काउंट कर लेता है। ठीक है, तो मैंने सपोज कर रहा हूँ दिस इज 80,000 पार्टिकल्स हिट किए पर 1 मिनट के अंदर, या पर मिनट, ठीक है ना। 1 मिनट के अंदर 80,000 पार्टिकल इस सोर्स में से निकले हैं। फिर हमने यही क्या किया, इसी सोर्स को हमने यहाँ से निकाला, वी प्लेस इट इन माइक्रोवेव ओवन एंड इंक्रीज इट्स टेम्परेचर टू फ्रॉम 25 टू नाउ 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 85 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमने देखा कि इसमें अभी भी पार्टिकल निकलेंगे, साइडों में जाके हिट कर रहे होते हैं, हम काउंट करते हैं। जब काउंट करते हैं हमारे पास अप्रोक्सीमेटली अभी भी कितने हुए हैं, ठीक है, 80,260 चले मिनट। हल्की सी वैल्यू फ्लक्चुएट की है, ये ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। इसका मतलब है ये इतना ज्यादा टेम्परेचर राइज किया मैं फ्रॉम 25 टू 85, लेकिन जो नंबर ऑफ पार्टिकल अमिट कर रहे हैं इस रेडियो एक्टिव सोर्स है, उनकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो इसका मतलब है टेम्परेचर ज्यादा करने से इस डिके प्रोसेस पे कोई चेंज नहीं आई। सिमिलरली हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कर दें, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट्स के इन बिटवीन रखते हैं ताकि निकले ही ना, डर के मारे अल्फा बीटा गैमा, ठीक है, फिर भी निकल रहे होते हैं। प्रेशर ज्यादा कर दो, इसको निभा दो, यानी इसमें पानी फेंक दो, फिर भी किनारा निकले, उन्होंने निकलना ही निकलना है। क्यों निकलना है? क्योंकि इसका न्यूक्लियस जो है इनका वो अनस्टेबल है, ठीक है, और अनस्टेबल चीज डेफिनेटली डिके करना होता है ताकि स्टेबल हो सके। ये हमारे पास अगर टेम्परेचर या एक्सटर्नल फैक्टर वेरी करने से हमारे पास डिके पे कोई चेंज नहीं आ रही, तो इस चीज को हम कह देते हैं ये स्पॉन्टेनियस डिके है। स्पॉन्टेनियस डिके, स्पॉन्टेनियस डिके, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर चेंज कर दो, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी फैक्टर हो गया, ठीक है, किसी और चीज के अंदर रख दो उसको, कि डिके पे कोई चेंज आ जाए, ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो कोई सारे एक्सटर्नल फैक्टर वेरी करके देख लिए, डिके पे कोई चेंज नहीं आए, उतने अप्रोक्सीमेटली उतने ही पार्टिकल निकल रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका हम कहते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस डिके है। फिर तीसरा प्रोसेस, तीसरी चीज आती है, मैंने सिर्फ दो चीजें अभी बताई हैं। अनस्टेबल न्यूक्लियाइड होता है, ठीक है, उस अनस्टेबल न्यूक्लियाइड को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव सोर्स है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड है। वो डिके करता है, क्यों डिके करता है? ताकि स्टेबल हो सके। जब डिके करता है तो कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं, क्या वो पार्टिकल की स्ट्रेंथ ज्यादा निकलेगी, कम निकलेगी? अगर हम इन फैक्टर्स को चेंज करते हैं टेम्परेचर, तो कोई चेंज नहीं आती, ठीक है।